Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. गुड इवनिंग Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। जब कहाँ तक दिया था होमवर्क वहां तक एक क्वेश्चन कर लिया आपने? Yes, sir. किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है फटाक से पूछ लीजिए। Yes, sir. कौन सा चैप्टर है? सीक्वेंस सीरीज ना? Sir, 46 बता दो सर। पेज नंबर Sir, page number 92. ABC form GP with the common ratio R such that 0 is less than R is less than 1. और this forms AP। तो देखो सबसे पहली Yes, बात इसमें कौन सी ऐसी बहादुरी करी पहले ये बताओ तुम। सर सबसे पहले सर जीपी लिखी, उसका सर फिर लिखा जो रिलेशन होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। फिर सर एपी लिखी, उसमें लिखा जो 2B होता है AC A प्लस C के इक्वल होता है। सर उससे फिर इक्वेशन निकालने की कोशिश करी सर, दो इक्वेशन। उससे जब नहीं हुआ तब तुमने उससे Yes, नहीं sir. नहीं हुआ सर उससे। ओके यहाँ तक एकदम ओके। उससे मेरा नहीं हुआ तब तुमने क्या सोचा? बस कुछ नहीं, मास्टर साहब से पूछ सर मॉडुलस R जो है वो दे रखा है कि 1 से छोटा है, तो हो सकता है जीपी का कुछ इनफाइनाइट कुछ हो। जब तीन ही टर्म है तो इनफाइनाइट वाला कैसे सोच पा रहे हो? जब टर्म सर क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस R की। वो तो इनफाइनाइट जीपी का होता है ना। यस सर। तीन टर्म का थोड़े होता है, तीन टर्म का सम तो वैसे ही निकाल लेंगे यार। तुम्हें कह दो 1 + 2 + 3 निकालने तो तुमको नहीं आता है। इनफाइनाइट जीपी क्यों लगे? यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि एबीसी फॉर्म्स जीपी और बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC कर रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो एक ए हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई जल्दी से बोलो? AR और फिर AR स्क्वायर। यानी बी हमारा मैं ही गायब हो गया यार, ये कौन सी बात हुई? ऐसा क्वेश्चन पूछे मुझे ही तुम लोग गायब कर दिए हैं। आज थोड़ा सा ना यहाँ पे नेटवर्क का ना थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है, बीच बीच में ऐसा होता रहेगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? कह रहा है कि 3/2 A, 3/2B, -4C जो है वो किसमें है? AP में। AP में। AP का बीच का डबल जो होगा वो 3B जो होगा वो क्या होगा? A-4C के इक्वल। और मेरे को निकालना था R के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 3B = क्या हो गया? 3AR हो गया, = A-4AR² हो गया। यहाँ पे 3R बनाया कर लेंगे सर इसके बाद सॉल्व सर। थैंक यू सर। पॉलिटिक बन जाएगी सर। एक जगह से सुरुचि मैम खाली है क्या? हाँ एक बार खाली है तो उसको देखते तो हमारे पास क्या होता है ना, देखो अगर क्वेश्चन में फंस जाते हो तो फिर उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से कैसे सोचना है। तो दिस इज नॉट द वे। मतलब आप तो समझ में आ गया, वो तरीका नहीं था। उसमें हम क्या कर रहे थे? ABC तीनों के बारे में सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे और वो एलिमिनेट नहीं हो रहा था। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, समझ रहे हैं? 3 वेरिएबल में उसको परफेक्टली सॉल्व कर, अदरवाइज यू गेट द रिलेशन। यहाँ पे तुम्हें अगर कह देगा केवल A को निकालने के लिए तो A भी तुमसे कैलकुलेट नहीं है। यस सर, समझ गया सर। कहाँ तक बोला था? 58 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो है, नहीं तो फिर आगे चले। है सर। सलवार ओके लिखो, हेडिंग लिखो, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नहीं है तो खत्म। सर मैं कहता रहा हूँ 48 क्वेश्चन।
अच्छा, केवल मुझे नहीं सुनाई दिया, बाकी सबको सुनाई दिया होगा, है ना? सर किसी को सुनाई नहीं दे रहा। बोलूंगा जोर से, क्वेश्चन सर पूछो। शायद नहीं क्या होगा, 48 और 47 बता दो। ऐसे 48 47 क्या 47 48 भी बोलता तभी वही क्वेश्चन होता है। तो वहां पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड आर इन एपी, बी एक्स सी वाई सी जेड आर इन जीपी। मतलब एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं करना। क्या किया इसमें, पहले ये बताओ, वीडियो ऑन करो, बताओ क्या किया। यस सर। सर पहले इसके अंदर सर मैंने, सर एक मिनट सर, बुक मैंने दूसरी वाली कॉपी में किया था, एक मिनट। लेके बैठ। सर ये रहा सर। पहले मैंने इसमें अपना एक्स वाई जेड एपी में था, तो फिर 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड लिया। उसके बाद सर ए एक्स बी वाई और सी जेड जीपी में थे, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सर ऐसे इक्वल टू 2ax सी जेड इसके इक्वल रखा। फिर y की वैल्यू सर इसमें डाल दी, तो उसके बाद सर कुछ बहुत ही अजीब हो गया था, तो फिर मैंने वो उसको वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद सर 1/a और 1/b 1/c एपी में थे, तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c किया, उससे b की वैल्यू निकाली, उसे उसे उसके अंदर फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर में डाला, तो उससे भी सर आंसर नहीं आया, तो फिर नहीं किया। यानी आपको कैलकुलेशन करने नहीं सर आते। मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ax/by करके इक्वेट कर दिया था, तो उससे आ गया था। बिल्कुल सही ना, यस इसमें सर, आ गया था उसी मेथड से। सर लेकिन यहाँ पे 1/a और 1/b और 1/c जो एपी में है, इसका यूज नहीं हुआ था इस क्वेश्चन में। तो आपको जिस दिन पढ़ा रहे थे तो उस दिन बता रहे थे कि डेटा को ध्यान से रखना है, देखना है ध्यान से, बोला था ना, याद करो। कुछ डेटा जो होते यस हैं, सर। पहले तो जो डेटा यूज नहीं हुआ उसको आराम से देखना है ना? जो डेटा यूज नहीं होगा उसको क्या करेंगे, आराम से ऑब्जर्व करेंगे। ओके, आराम से अगर उस डेटा को यस हमने सर। ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा जो अनयूज डेटा है, अगर उसका कोई यूज नहीं है तो जबरदस्ती थोड़े यूज कर लेंगे, हैं? अगर किसी डेटा सर का जैसे क्वेश्चन में तो सारा डेटा यूज हो जाता है ना मैथ्स में, तो तो इसलिए। यही तो है, ये भी तो क्वेश्चन में फंसाने का तरीका होता है कि सही करके गलत मार्क करके आओगे। ये रहना चाहिए कि जब हमने पूरे डेटा को यूज किया, हमने कर लिया, सॉल्यूशन आ गया, उसके बाद हमने अनयूज डेटा देखा। अनयूज डेटा वैसे यहाँ पे कुछ लिख दे कि यहाँ पे रामलाल जो है वो अमेरिका जा रहा था, उससे इसको क्या मतलब, अमेरिका जा रहा है, जाने दो उसको, है ना? ये अपने मन में बना लेना कि हर एक डेटा का यूज हो। भाई देखो, हर एक डेटा को ध्यान रखना है, और जब यहाँ पे अनयूज्ड डेटा है तो उसको रहने दो। उससे कोई मतलब कोई चीज वैलिडिटी तो नहीं खत्म हो रही है ना, उसको देख लो बस, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि आंसर डिफरेंट ला रहा है ये, तभी ना उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे सीधे यस सर। dy अपॉन ax कुछ ऐसे करके लिखा होगा तुमने, है ना? है क्या किया यस था? सर, फिर उससे उसकी वैल्यू पुट कर दी थी x/z प्लस z/x में, तो a/c प्लस c/a आ गया था। क्वेश्चन नंबर 48 वाला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एन एपी आर डिस्टिंक्ट form consecutive terms of GP, the common ratio of the GP। बताओ जल्दी से, संस्कार बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे? सर इसमें एपी डाल देंगे सर। जैसे सेकंड टर्म होती है तो वो a प्लस डी होती है सर, ऐसे तीनों वैल्यूज को रख के उसको जीपी में कर देंगे और फिर उसके रिलेशन लगा देंगे। a प्लस 2d आ गया, और सिक्स टर्म क्या आ गया, a प्लस a 5d। प्लस 5d। कह रहा है कि फॉर्म द कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, लगातार टर्म है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो कॉमन रेशियो तुमको निकालना है। ये तो जेई में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे, क्या ऐसा कर लिया? अरे बोलेगा, इधर उधर बाएं दाएं ऊपर नीचे देख रहा है, कुछ बोलेगा? सर पहले मैंने उसका a प्लस a, a प्लस d a, a प्लस 2d से
ए प्लस डी को पहले ए बाय आर ले लिया, ए प्लस 2d को ए आर ले लिया और ए प्लस 5d को ए आर स्क्वायर ले लिया। क्यों? डी या ए इसमें चाहिए सर इसमें आर निकालना है। हाँ तो आर निकलेगा कैसे? दो इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर ए और डी की तुम वैल्यू निकाल रहा है, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि ए और डी की वैल्यू आ जाए, है ना? यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में। ए और डी की वैल्यू अगर तेरे को नहीं मिल रहा है तो सीधी सीधी बात है ना, एक ही रिलेशन है ना, एक ही रिलेशन है ना कि जीपी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इसीलिए देखो होता है कि ए और डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उल्लू की तरह मत किया करो। क्वेश्चन का कैलकुलेशन देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या हो गया? ए प्लस डी और दिया हुआ है क्या? ए प्लस क्या दिया हुआ है? 2d और क्या दिया हुआ है? ए प्लस 5d। ये किसमें है? जीपी में। ए प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस डी इंटू क्या हो गया? ए प्लस 5। ए प्लस 5d, यस सर। ये रिलेशन है अपने पास। क्या है रिलेशन? तो यही एक है ना भाई, और तो कोई रिलेशन है नहीं। ये कई सालों से है, ये इस साल डायरेक्टली 2020 में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई में। यहाँ पे क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 4d स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 4ad इजिकल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 6ad और प्लस कितना हो गया? 5d स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे डी स्क्वायर से मतलब डी डी कैंसिल हो जाएगा। 4d प्लस क्या हो गया? 4a इजिकल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 6a प्लस क्या हो गया? 5d। तो दैट इम्प्लाइज 2a माइनस 2a इज इक्वल टू कितने के इक्वल हो गया? 5d नहीं, d के इक्वल हो गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है? इसका मतलब a बाई डी इज इक्वल टू हो गया -1/2। अब कॉमन रेशियो जो होगा वो क्या होगा? a प्लस 2d अपॉन a प्लस डी हो जाएगा। a प्लस 2d डी कॉमन ले लेंगे, a बाई डी प्लस 2 अपॉन क्या हो गया? a बाई डी प्लस 1 हो गया। ए बाई डी का वैल्यू -1/2 प्लस 2 अपॉन क्या हो गया? -1/2 प्लस 2। The question number 62, page number 93. क्वेश्चन नंबर 58 तक मैंने बात करा था। 58 तक कोई क्वेश्चन है तो बात करें। सर क्लास के एंड में रीजन बता देंगे। हाँ ठीक। सर क्वेश्चन नंबर 52। क्या क्या इसमें 52 में क्या ऐसा कि ही नहीं रहा है? वो तो है, कुछ तो सोचा होगा भाई। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ? मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कहाँ तक पहुंच गया और किस डायरेक्शन में चलना है। मतलब तुम्हें क्या करना है? x रेज टू दी पावर 101 का कोएफिशिएंट निकालना। इसका मतलब क्या होता है 101 का कोएफिशिएंट? मतलब हमें तो नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ कुछ, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने टर्म्स? देखो ध्यान से, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? सर 101 टर्म्स। 101 101 टर्म। पक्का? अच्छा तो इसको हम अगर ऐसे कर ले, ऐसे 102। अच्छा तो तुम लोग अपना आपस में मिल के डिसाइड कर। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऐसे करके ये चल रहा है। और बिल्कुल आदित्य बाबू आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 101 इंटू एक्स। तो अगर इसमें कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 0, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1, यहाँ पे 2 रेज टू द, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 102 टर्म्स है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 102 टर्म्स। ओके ऐसे थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई। इसमें देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
सीक्वेंस एंड सीरीज, बेसिकली ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का है ही नहीं। ओके, ये तो बड़ी मजेदार आप बात बता रहे हो, सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में है और सीक्वेंस सीरीज का है ही नहीं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात हो गई ना। ये क्वेश्चन है ही नहीं। जिस बच्चे को इक्वेशन मल्टीप्लाई करके समझ में नहीं आता वो इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकता। बोला है ना, नहीं हुआ तो मतलब ये रियली स्टार्ट ही नहीं होगा। अच्छा चलो एक काम करो, छोटा छोटा रफ नोटबुक है ना, रफ नोटबुक में एक कैलकुलेट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जल्दी से फटाफट कैलकुलेट। सर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। सर एक्स स्क्वायर माइनस ए X प्लस क्यूब। बी एक्स प्लस ए बी। ये तो पहले का हो गया, अब तीन टर्म को मल्टीप्लाई करो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी। सर मेरी ना क्लास एंड हो गई थी, एक बार थोड़ा सा ये जो आपने लिखा है बता दो ये क्या है। नहीं नहीं, ये कुछ पता नहीं। सर एक बार सर एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। क्या बोला, नहीं सुनाई दिया। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। 6x स्क्वायर कहाँ से ले आए, कहाँ से? सी एक्स स्क्वायर। एक बार और क्यों? सर एक्स क्यूब माइनस बी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी। परफेक्ट, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यस सर। अगर हम इसी तरह x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी करेंगे तो दो टर्म हम तुमको बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। x टू दी पावर 4 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू एक्स क्यूब। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस सी करें, 5 टर्म करें तो x रेज टू दी पावर 5 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इंटू एक्स टू दी पावर 4। मतलब क्या हुआ, अब देखो शुरुआत से ऑब्जर्व करो, जितने तुम कर पाए हो उसको ठीक से ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है। अगर x का कोएफिशिएंट लिखना है तो a प्लस बी लिखना है, माइनस के साथ क्या लिखना है बेटा, a प्लस बी। ये देखिए, अगर मान लो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, इसको अगर मान लो मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट लिखना है माइनस के साथ लिखना है कोएफिशिएंट का सम लिखना है। इसी तरह मान लो कोई तुम्हें ये कहता है कि अगर कोई तुम्हें ये कहता है, सपोज करो कोई कहता है कि x माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू एक्स माइनस ए थ्री, ऐसे कर रहे हैं, a1 a2 a3 ये सब पॉजिटिव इंटू एक्स माइनस ए एन कह रहा है। तो इसका मतलब x टू दी पावर n तो होगा ही, दूसरा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 और सोन क्या हो जाएगा बेटा, an इंटू क्या होगा x रेज टू दी, उससे कम एक्सपोनेंट वाला में, यानी इन सब का सम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट इज मतलब यस सर। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख लिया, a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। और आगे जो होगा लिखते जाएंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। इसके केस में देखा यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा, माइनस क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और आगे का जो लिखना है वो लिखेंगे। तो यानी एक पावर यहाँ पे होता है और यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन जाता है। यहाँ पे देखो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस होगा, फिर यहाँ पे देखो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, देखो अपने जो ऑब्जर्व किया। तो ये इसका फंडामेंटल यहाँ से पकड़ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बोल लो कितने टर्म्स सर 102 102 टर्म्स है। इसको मैं सोच रहा हूँ 102 टर्म्स है, तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिख लूँ तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अरे बोलो भाई। यस सर। नो सर।
क्योंकि सारे माइनस माइनस हैं, तो यानी 2 रेज टू द पावर 101 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक लिख लो बस। लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करते थे x का पूंछ नहीं लगा हुआ होता था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी कोएफिशिएंट। नोट लिटरल मीनिंग पे मत जाना, समझ में आ रहा है? पूंछ समझ में आया ना? x बिना पूंछ का था, तो मतलब इंसान था, समझ रहे हो? यानी 2x नहीं था वहां पे, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इस x का पूंछ हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ बता सकते हो? इसके टेल को हटाना है, यानी कोएफिशिएंट को हटाना है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अगले में 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अगले में क्या करते हैं 2 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ऐसे करके ले लें। अरे बोलो भाई, यस सर। इसमें कौन सा सीक्वेंस सीरीज है? इसमें कौन सा सीक्वेंस सीरीज? मतलब दिमाग में ये चल रहा है सर एपी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लो और बता इसमें कौन सा सीक्वेंस सीरीज है? ये कैलकुलेशन है तो ये सीक्वेंस सीरीज है, अभी सीक्वेंस सीरीज आया भी नहीं है। सर इसमें अगर कॉमन हर एक के लिए अलग अलग लेंगे फिर तो कोई आफत आ जाएगी क्या? तो ये कौन सा तुम लोग का है? मतलब इसमें भी ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या होने वाला। ये यहाँ से x माइनस 1 आ गया, तो कॉमन लेने पे वो जीपी में आ जाएगा 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, 1/2 स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1/2 स्क्वायर आ गया, ऐसे करके बनेगा ना? क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे? अरे सब तुम लोगों के चक्कर में ना सब घन चक्कर हो जाएगा, तुम लोगों को समझाते समझाते मैं ही भूल जाऊंगा मैथमेटिक्स इसी दिन। x माइनस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे करके जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, x 2 रेज टू द पावर क्या लेंगे 101 कॉमन लेंगे, x माइनस 1/2 रेज टू द पावर 100, यानी हर एक में से कॉमन आ रहा है ना? हर एक में से क्या आ रहा यस है? सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये अलग अलग जगह पे लिखा हुआ ठीक नहीं लगता है ना, तो सब कांस्टेंट को एक साथ लिखो। 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, ये कहाँ तक जा रहा है बेटा? 2 रेज टू द पावर 100। पावर 101। और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 1 इंटू क्या हो गया x माइनस 1/2 इंटू क्या हो गया x माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक गया x माइनस 1/2 रेज टू द पावर 101। एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताने वाला, एक ही बार बताऊंगा और ढंग से सीख लो और लिख लो, और उसके घर पे जाओ 3 बार घिसो, अपने आप समझ में आएगा। यहाँ पे देखो जो कोइफिशिएंट है उसका बेस क्या है बेटा, सबका 2 है, तो इसका मतलब उसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यस सर। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो यस जाएंगे। सर। बाहर वाला कैलकुलेट कर दो, तो जल्दी से बाहर वाला कैलकुलेट करके बताओ, फिर अंदर के साथ खुरापात करेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस टेल 101। कैलकुलेट करने बोला है, यानी पूरा आंसर बताने के लिए बोला है कि उसको कैलकुलेट करके, मेरे को पता है 1 प्लस 2 प्लस, कैलकुलेट करके बताओ 50-50 आएगा, 25-50 आएगा, कितना आएगा? 1 से लेके 101 तक का सम। 5150 आएगा, 5151 आएगा, क्या आएगा बताओ? 5151 सर 101 का स्क्वायर। 2 रेज टू दी पावर क्या हो गया 5151 इंटू यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू क्या हो गया x माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस इंटू सोन क्या हो गया x माइनस 1/2 रेज टू दी पावर 101। अच्छा जी, ये तो एक बात हो गई जिसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े कह रहे हैं। तो देखो पहला हमारा क्या यूज हो गया, जो बाहर वाले को सिंप्लीफाई किया तो वहां पे एपी का फॉर्मूला यूज कर लिया, 1 से लेके 101 तक का सम होता है 101 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 2, 51 इंटू 101 इज इक्वल टू 51 होता है। ये हो गया बाहर वाला। अंदर वाला देखो, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हें हिंट करेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं फिर कह दिए समझ में नहीं आया। बोलो अंदर वाला क्या कह रहा है, किसका कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं? 101 का। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 102। तो 102 में अगर 101 वाला का सम अगर ढूंढना है तो क्या करना है, माइनस साइन के साथ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर का सम 1/201 तक जाना है, 2 रेज टू द पावर 101 तक जाना है। फिर से एक बार बोलूं? यस सर। फिर से एक बार बोलूं? यहाँ पे कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर?
2 and 1 and 2 terms. So 100. Just want to find the coefficient of 101. तो उसके जस्ट बाद वाला ही तो 101 टर्म का कोएफिशिएंट देगा, ऊपर में समझाए थे. Yes. तो therefore the coefficient of, अब डायरेक्ट लिखेंगे, अब इसके बाद कहानी. therefore the coefficient of x raised to the power 101 is equal to, क्या होना चाहिए पहले, माइनस साइन के साथ क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस so on 1/2 raised to the power 101. लेकिन इसके बाहर तो ये भी तो बैठा हुआ है ना, तो इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 raised to the power 5151 और माइनस है. अब अंदर वाला सीरीज को देखोगे तो वो तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताएगा कि मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हूं, बता रहा है. यस सर बता रहा है. वो जिसके पास कितने टर्म्स हैं, 102 टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स इट हैज, 102 टर्म्स. कह रहा है जब आपके पास 102 टर्म्स है, कॉमन रेशियो इसका किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है. 1/2. ऐसे इक्वल टू क्या होता है, a into 1 minus r raised to the power n divided into 1 minus r by r n. Now rn q rst अब कर लेना. Up to 58, there is any other question? तब तक एक बच्चे ने 62 पूछा था. हाँ जी मैडम बताओ, 62 में क्या ऐसा तोप चला रही थी आप, बताइए. सर 57. एक मिनट, रेस्ट जैन, मुंह बंद कर. हाँ वैष्णवी बोलो, क्या ऐसा हाँ तोप. सर यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ सर यहाँ पे दे रखा है ना 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. तो इसे हम लिख सकते हैं e प्लस e रेज टू दी पावर -1/2. बट ये 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट है तो इसलिए इसमें -1 कर देंगे और अपॉन फिर नीचे में भी लिखेंगे तो e माइनस e रेज टू दी पावर -1/2 के बाद क्या करना है. उसके बाद कैलकुलेशन हो. अगर तुमको e रेज टू दी पावर -1 नहीं समझ में आता है तो उसको क्या लिख लो, 1/e रेज टू दी पावर 1. ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, 1/e लिखोगे. ठीक है, और उसके बाद ना सीधे फैक्टराइज करके सिंपलीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा. देखो इतना अच्छा तुमने शुरुआत किया, इसको खत्म, इसमें आप कैलकुलेशन ही बचा हुआ है. अब e प्लस 1/e तो क्या हो गया, e स्क्वायर माइनस 1/e, उसमें जो -1 लिखा हुआ है e स्क्वायर माइनस 1/e -1, उसको सिंपलीफाई करना है. अच्छा ठीक है, समझ गई. हैं जी. यस सर. यस सर. मतलब हमारा काम जहां तक वहां भी ठीक है, आपने भी ठीक काम किया. उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाते हो कि 1 - e होगा कि e -1, क्यों बैठते हो, गलत बात है ना. वहां पे बैठ के क्या कर, अब जैसे कोई बच्चा यहाँ के बाद आके बैठ जाए सर पकड़ के, यहाँ के बाद सर पकड़ने की जरूरत है बोलो. यहाँ के बाद क्या, -2 रेज टू दी पावर 5151 इंटू यहाँ पे कितना हो गया भाई, a मतलब 1 हो गया, इंटू क्या हो गया, 1 माइनस क्या हो गया, 1/, कितने टर्म्स हैं 102, तो 2 रेज टू दी पावर 102 अपॉन क्या हो गया, 1 - 1/2. अब इसके बाद अगर कोई लेके बैठ जाता है, बैठा रहता है क्वेश्चन को, तो क्या कोई फायदे की बात है, बैठे रहने से कोई फायदा होगा, कुछ होना है फायदा. इसके बाद इसमें कैलकुलेशन करना है, -2 रेज टू दी पावर 5151, ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइनस क्या हो गया, 1/2 रेज टू दी पावर 101. कैलकुलेट कर ले, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिए क्वेश्चन, है ना. अरे बोलो हाँ या ना तो बोल दिया करो. Yes sir. -2 रेज टू दी पावर 5152 और -101 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बोलो. 101 माइनस करोगे तो कितना होगा, So 500. 2 is to power 5. ये देखो जिस ऑप्शन में उसको टिक मार्क करो. अब देखो भाई 51 से 101 माइनस करोगे कितना आएगा, तो इसके लिए तो भाई
11th में एडमिशन लेना पड़ेगा, अभी तो आप नर्सरी में हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आंसर क्वेश्चन नंबर 66। वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। सर मैंने सॉल्व किया बट मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। ये भी और अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर बात है। क्या सॉल्व किया? अब इतना कहानी जो बता रहे हो इसे, इतनी जो कहानी बता रहे हो इसे बेहतर बता दो ना कि क्या किया, यही मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो। सर यहाँ पर जो भी दिए रखे क्वेश्चन दे रखे y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस टू इन्फिनिटी, तो इसे हम लिख सकते हैं log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और फिर वैसे ही नीचे में लिखेंगे बोलते रहो, सुन रहा हूँ मैं। log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, तो फिर हम यहाँ पर y की वैल्यू दे सकते हैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद y की वैल्यू आ गई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन फिर यहाँ पर 1 प्लस वाई में शायद इक्वेट करेंगे। बस कितना सारा एक सांस से बोल देते हो तुम लोग, कहीं किसी ने सांस रुक दिया तो। अब यहाँ पे करना क्या है, ऊपर वाला सीरीज को ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है और लॉगरिथमिक का हिंट दे रहा है। किस सीरीज का हिंट दे रहा है? लॉगरिथमिक सीरीज का हिंट दे रहा है। बोलो हाँ, हाँ बोल लो, ना बोल लो, तो इसमें क्या ना बोल लो। कुछ तो बोलोगे, हाँ ना में से कुछ तो बोलोगे। कह रहे अपना सॉल्व करो और जाओ घर, आप भी घर जाओ, हम भी घर पे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लो ln 1 प्लस एक्स को हम देखते हैं, यहाँ पे देखो उसका रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है x माइनस होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ऐसे सोच। ln 1 माइनस एक्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, यानी मुझे एक तो x को बचाना है एक्स क्यूब को, तो यानी माइनस कर दें, तो यानी ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया, जल्दी से बता दो, x प्लस क्या हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5, ऐसे करके आ जाएगा। तो मतलब ऐसा सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर y प्लस सो वन, और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई x प्लस सो वन, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ln यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन क्या हो गया बेटा ln यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब y की सिंप्लीफाई कर दो, और इसको क्या हो गया अचानक से बंद हो गया, गुस्से में ये भी बंद हो गया। अब इसके बाद जो है ना कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफाई। सर मतलब 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई निकाला, उसके बाद 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई का करना क्या है? तुमने बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। 1 प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उल्लू अगर हो तो देखते रहो उल्लू की तरह, है ना। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ln ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन, ये 2 आ गया बाहर, ln यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दोनों कैंसिल हो गए 2 के इक्वल। अच्छा यही छूट गया मेरा। तो हम कुछ नया कर देंगे क्या, कलाकारी करेंगे क्या? सर कलाकारी थोड़े कर रहे हैं, यही चीज तो कह रहे हैं करने को, तो यही चीज नहीं कर रहे हो ना तुम लोग। हो गया। हाँ श्रेष्ठ बोल रहा था कुछ, बेटा क्या बोल रहा? यस सर 57th क्वेश्चन। पहले बता दो ना तुमने क्या किया। सर पहले मैंने सर इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर था, तो सर ये मैंने इसको 4 स्क्वायर लिख दिया प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 था वहां पर। तो सर मैंने पहले इसको एक सीरीज के उसमें लिया, फिर हमारे पास भगवान ने 2 कान दिए हैं, दोनों में से एक उखाड़ के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक के आ जाओ तो।
क्वेश्चन में सबका सम दिया हुआ है तो उसको तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम? क्या लिखा हुआ क्लियर कट क्वेश्चन में? अंधा भी बच्चा अगर क्वेश्चन अंधा इंसान भी पढ़ ले ना तो उसको भी समझ में आ जाए क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज n into n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। What else to think here? What else to think? Already it is given. Already it is given in the question. What are you thinking? तो कह रहा है then the sum if n is odd, n is even है तो ये है, n अगर even है तो ये सम है, n odd होगा तो क्या? अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, इस सब क्वेश्चन में इतना तामझाम नहीं लगाना है। हो सकता है टेस्ट होगा तो MCQ अप्रोच देख लो, एक लाइन का है। एक लाइन का क्या है कि यहाँ पे देखो n अगर ऑड है, n ऑड है तो एक काम कर ले, लिख ले, इसको PMI कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, लिखो। ऑड नंबर कोई भी ले ले, n = 3 ले ले, मान लो ले लिया 3। यस सर। और ठीक है, n = 3 लेंगे। पहले एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स। n = 3 लेते हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स का कोई भी सम कर लो, 1² + 2 × 2² + 3² सम करके देखो। सर यस सर 24 आएगा अगर हमने n की वैल्यू 3 रखी तो। देख लो किस में ऑप्शन में 24 आ रहा है, n = 3। एट + 1 9, 9 + 9 18, 24 कैसे आ गया तुम्हारा? सर 3 × 3 + 1 का होल स्क्वायर होगा तो 3 × 4 का स्क्वायर 16। पूरा क्वेश्चन जो है ना कान पकड़ के पढ़ा करो, कान खोल के कान पकड़ के पढ़ा करो, नहीं होता दोनों कान को कचरे में डाल दो। वहां पे पूरा क्वेश्चन, वहां पे कह रहा है n इवन है तब ऐसा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने कहा सम ऑड, 3 टर्म ले लो जो सीरीज लिखा हुआ है, 3 टर्म्स का सम क्या हो गया? देखो ध्यान से क्या आएगा, देखो। यस सर। क्या आएगा? 1² 18 2 18 आएगा। n = 3 ऑप्शन में डालो ना, देखो ना किस में से आता है। पहले ऑप्शन में डालोगे 3 तो क्या होगा? 3 × 10 / 3 तो 10 हो गया। थर्ड ऑप्शन में आएगा, उसको टिक मार्क कर लो, वही आंसर है। सर लेकिन पहले 3 टर्म्स में तो वो 2 × 2 का स्क्वायर है ना, तो सर 1 + 6 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 तो 26 आएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना, फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद रिप्लाई करना है। एक बार क्वेश्चन, फिर तुम ओ करोगे उससे बेहतर है क्वेश्चन 4 बार और पढ़ लो, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं भी पूछ देना तो बड़े खुश होकर करना है इस क्वेश्चन को, मतलब हैप्पी मोड में करना कि ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तुम्हें अगर 2 रखना है, यानी देखो उधर से 2 टर्म लिखोगे ना तो अब यूज करोगे n × n+1 का होल स्क्वायर। और वैसे इसको अगर देखना है तो इसको बड़े ही सिंपल तरीके से देखना है। अब तो ये हो गया, देखो MCQ अप्रोच हो सकता है किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा, है ना? ऐसा हो सकता है ना भाई? बोलो हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन कभी MCQ में अगर पूछे ना तो इसका बहुत ही सिंपल से अप्रोच है, n की वैल्यूज रख लो, काउंट कर लो सीरीज को, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो यहाँ पे एक सीरीज किया जा रहा है, एक सीरीज देखो ध्यान से। अगर मान लो हम ऐसे लिखते हैं 1² + 2 × 2² 2.2 तो नहीं है ना ये, +3² प्लस क्या लिखा है 2 × 4², ऐसे करके लिखा। इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर होगा, यानी अगर यहाँ पे 2n टर्म्स हैं, ठीक है ना, 2n टर्म्स हैं, तो मान लो इन 4 टर्म में देखो, उसी से तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, है ना? दिखना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हुआ। पहला देखो एक तो जा रहा है 1² और +2 × 2² यानी सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 3² और +2 × क्या दिखाई दे रहा है 4²। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो एक सीरीज जाएगा 1² + 3² + 5² + 7²। यस सर। अगर सर 2 × 2², 2 × 4², तो क्या दिखा दिया 2 × 2²
प्लस क्या दिखाई दिया 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस क्या दिखाई देगा 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस so on ऐसे ही दिखाई देगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. How many terms are there? Total number of terms are n. अगर n टर्म्स हैं, एक सिंपल सी बात है, n टर्म्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसमें n/2 टर्म्स आएंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। और इसमें भी n/2 टर्म्स, इसमें भी n/2 टर्म्स आएंगे। देखो ना, यहाँ 4 टर्म लिया तो इसमें 2 वाला ये दिखाई दे रहा है, 2 ये दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है ना भाई? यस सर। तो ये क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन हो गया, तो अब इसको तुम करते रहो आराम से। अब यहाँ पे देखो कि अगर तुम्हारे पास n/2, अगर n ऑड नंबर के स्क्वायर का सम है तो उसको कैसे लिखते हैं? ऑड नंबर के स्क्वायर का सम कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे भी देख सकते हो, और या फिर इसको अगर ठीक से नजारा अगर ठीक से देखना है तो इसको ऐसे n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे जा रहा है। अब प्लस ऐसे दिखाई दे रहा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताओ ये दिखा? देखो ठीक से 2 स्क्वायर कितनी बार है, तो ऐसे लिखा हुआ, फिर से देखो, फिर से एकदम आराम से, इसमें बहुत सा अप्रोच है, तो कोई भी अप्रोच काम कर सकता है। 1 स्क्वायर प्लस क्या है 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है 4 स्क्वायर, ऐसे ही जा रहा है ना? यस सर। इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अरे ऐसे नहीं। यस सर, दिख गया सर, दिख गया। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन। यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक वाला सीरीज ये जा रहा है। यस सर। अच्छा, और दूसरा वाला सीरीज क्या जा रहा है बेटा? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये वाला सीरीज जा रहा है। अच्छा, ये तो कुछ ही है ना, ये तो n टर्म्स हैं। इसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या होता है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मान लो सब 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके आएगा ना? अच्छा, अरे देखो ध्यान से, दिख गया सर। यस सर। इसमें कितने टर्म्स हैं बेटा? n/2 टर्म्स हैं, तो इसका भी सम ऐसे निकलोगे, प्लस क्या लिखोगे 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे n/2 इंटू क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो n/2 प्लस 1 इंटू क्या हो गया, जल्दी से बोलो n/2 प्लस 2 इंटू n/2 प्लस 1 अपॉन में क्या लिखोगे 6। कैलकुलेशन कर लोगे भाई, बोलो अब। यस सर। ठीक, ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसमें क्या होंगे, कितने, मतलब वहाँ पे एक टर्म पीछे तक आएगा, बस इतना ही, एक बार सोचना है। और ठीक है, इसका सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है, एमसीक्यू अप्रोच दिखाई दिया। यहाँ पे देखो कह रहा है क्या, जब n इवन होगा तो सम होगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जो एमसीक्यू बता रहे थे उसको ध्यान से देखो, ऐसे सेपरेट करके एक बार करके आना। कह रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस क्या है बेटा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस क्या है बेटा 3 स्क्वायर प्लस क्या है बेटा 2 इंटू क्या है 4 स्क्वायर प्लस 1। कह रहा है n जब तेरा इवन होता है तो इसका सम क्या दिया, n इंटू n प्लस 1/1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो n इज इक्वल टू 2 लिया, तो इसका मतलब इधर का 2 टर्म, इधर के 2 टर्म, यानी 2 टर्म लेना है, तो n इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, 1 प्लस कितना हो गया 8, किसके इक्वल हो गया 9 के इक्वल। इधर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो ये भी 9 के इक्वल हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। यस सर। जब n इज इक्वल टू तुम 4 रखेगा, ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू 4 रखेगा तो यानी यहाँ से 4 टर्म लिखना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 इंटू 4 स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, प्लस क्या हो गया 9, 4 4 जा 16, 2 जा कितना हो गया 32 प्लस 1 33 प्लस 8 कितना हो गया 40 कितना हो गया 50। n इज इक्वल टू 4 इसमें लिख लो, 4 इंटू क्या हो गया 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, किसके इक्वल हो गया 50।
ठीक है, तो इसीलिए n का वैल्यू जब मान लो 1 लेंगे, ध्यान से देखो n का वैल्यू 1 लेंगे तो एक ही टर्म है, ऑड नंबर टर्म से, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा। इसका आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है? ऑप्शन में। यस सर। पहला ऑप्शन क्या है, जल्दी से बोलो, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1/3। सेकेंड ऑप्शन क्या है, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन क्या है, जल्दी से बोलो, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2। प्लस 1/2 चौथा क्या है बेटा, n इंटू एन स्क्वायर n प्लस। into स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, तो n का 1 डाला तो 1 प्लस ये क्या हो गया 2/3 हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये हो Yes, गया sir. 1 इंटू क्या हो गया बेटा 4, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 1 के इक्वल आना चाहिए, है ना। यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में डाला तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 के इक्वल आ रहा है। ये हो सकता है, 1 के आगे भी करना है, इसमें भी डालोगे तो ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि एक आ गया तो उसी को टिक मार्क कर दिए। लेकिन इसमें क्वाइट श्योर हम हो गए कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो कह रहा है अगला नंबर ले लो, अगला थ्री डाल के देख लेंगे सर। अगला ऑड नंबर क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 टर्म्स यहाँ से लिखेंगे। तो व्हाट आर द 3 टर्म्स? 3 टर्म्स क्या था बेटा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बोलो सर 18 18 हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे किसमें 18 होगा, इस दोनों को तो चेक ही नहीं करना है। तो यहाँ पे n स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 2 2 जा 4, तो 18। तो ये हो सकता है, ये चेक कर रहा है 3 इंटू क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 15 15 18 के इक्वल नहीं हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड दिस इज द एमसीक्यू अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। यस सर। थैंक यू। ओके ओके, हो गया आपका 20-25 मिनट नहीं, आधे घंटे कर लिया। अगले क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 58 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक करके आओगे डाउट के लिए, ठीक है ना। कहाँ से बेटा, जल्दी से बोलो, 58 से लेके कहाँ तक, 70। ठीक है, ओके। हेडिंग डालो, मैं हेडिंग डालो स्ट्रेट लाइंस। आज बस बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे जो 8 9 10 में पढ़े होगे, तुम लोगों को आता होगा, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट। यू नो अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला, जानते हो? यस सर। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग डाल देना, और अगर तुम्हारा मन करे ना तो इसके लिए अलग नोटबुक बना लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा है, अभी क्या होगा तुम्हारे पास थोड़ा सा, अभी स्कूल सिलेबस ऊपर नीचे हो गया है तो थोड़ा सा चैप्टर वेरी करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अलग नोटबुक बना लेना। अब जो सीक्वेंस सीरीज यहाँ से शुरू किया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक नोटबुक में होना चाहिए, ये अलजेब्रा वाला पोर्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले नोटबुक में किसको किसको लिखोगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस पहला, दूसरा हो जाएगा कोनिक पार्ट 1, और तीसरा हो जाएगा कोनिक पार्ट 2। ये जो है थोड़ा सा मोटा नोटबुक बना लेना, और हर क्वेश्चन इसी नोटबुक में करना, क्योंकि अगले साल ये एक भी चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना। तो ऐसा नोटबुक बनाना। अच्छा सर। ऐसा नोटबुक बनाना जो काफी अच्छे से संभाल के सुंदर तरीके से बनाना, ठीक है। और जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन जहाँ पे खत्म होगा और सर्कल जहाँ पे शुरू होगा, उस बीच में कम से कम 20-25 पेज का गैप डाल देना, ठीक है। उसमें क्या होगा, AITS के कुछ अच्छे क्वेश्चन डाल दिया वहाँ पे, यानी उसको ऐसा बनाना है ना कि एग्जाम के समय में हमें केवल उस नोटबुक को रिवाइज करना पड़े। टारगेट के कुछ अच्छे क्वेश्चन, मतलब टारगेट के तो सारे ही क्वेश्चन करने हैं उसमें, और जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद 20 पेजेस छोड़ देना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। AITS का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके, तो क्या होगा, एक कलेक्टिव स्टडी होगा। तो यहाँ से अलग नोटबुक बना लेना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, आई थिंक कि हम लोगों का स्टार्टिंग वहीं से होता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्या शुरू करते हैं कि ध्यान से सुनो, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास इस तरीके का होता है कि स्ट्रेट लाइन पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि वी जस्ट यूज द अलजेब्रा
to study the geometry. We have to use algebra. अलजेब्रा का हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्री को स्टडी करने में. ये मैंने सर आपकी आवाज कट गई. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. ये आप लोगों पे डिपेंड करता है बेटा कि आप लोग कितना डिस्टर्ब करते हो या डिस्टर्ब होते हो. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ कि इसमें रेने डेकार्टे था, उसने इस चीज को पहली बार सोचा. तो दैट इज वाई अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझना है तो 10th लेवल तक की यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है ना, जो हमने सीखा था, सर्कल, ट्रायंगल्स, ये सब सीखा था ना, उसमें कन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, उसके कंसेप्ट, ये एकदम फोकस हो जाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी पे महल खड़ा करने वाला. तो हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स को डिसाइड किया. किसको डिसाइड किया? कोऑर्डिनेट प्लेन्स को डिसाइड किया. तो उसको हमने कार्टेशियन प्लेन कह दिया. अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों के दिमाग में आता है सर कार्टेशियन प्लेन ही आपको बनाना था ना, तो आप दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों लिए? ऑब्लिक ले लेते. कोई जरूरी है परपेंडिकुलर ही ले? तो देखो किसी चीज को आसानी से समझने के लिए हम करते हैं, उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए, यानी ऑब्लिक एक्सिस पे जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब वहां पे क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है. लेकिन टॉपिक को समझने के लिए हमेशा क्या करते हैं? हम आसान तरीके अपनाते हैं. तो उसने सबसे पहले इस चीज को डिफाइन करने के लिए क्या लिया बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस लिया. एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट व्हाट, क्या हम लोग कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर अंडरस्टैंड करना है तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. आप कहोगे हमें अच्छे से पता है, बिल्कुल अच्छी बात है. पॉइंट का लोकेशन ही पता है. जब इतनी बातें पता है तो आपको ये भी पता होगा कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है. बता पाओगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? So y is equal to 0. What is the equation of y axis? X is equal X equal to 0. What is the coordinate in the first quadrant? Both are positive. In the second quadrant? सर x नेगेटिव y पॉजिटिव. सर थर्ड में सर दोनों Negative, नेगेटिव, सर x पॉजिटिव y नेगेटिव. And fourth में x positive, y negative. ठीक है. अब सेकेंड जो चीज मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ कि ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी टेकन एज, ये 3 पॉइंट लिख लेना यहाँ से. यहाँ पे हेडिंग डाल देना क्विक रिकैप डाल देना. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी टेक, पहला क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0. पहला. दूसरा जो सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए. नहीं, रिपीट नहीं करेंगे. एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिख लो, वाई एक्सिस का इक्वेशन लिख लो. आप डिस्टर्ब करना बंद करो, रिपीटेशन नहीं. वंस बंद करो ऑडियो. हाँ, तो कोई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिख लिया? y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या लिख लिया? x इज इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड पॉइंट जो है एक ही साथ लिखोगे. द पॉइंट ऑन x एक्सिस कैन बी टेकन एज x, 0. Point on y axis can be taken as 0, y. Okay. आगे चलें. तो ये एक बार ये वाला पॉइंट बता दो. सारा जो था, ये सारा रिपीटेड बात जो था वो हम लोग किस में बात सीखे थे? 9th क्लास में सीखे थे कि x का एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x, 0 लिखते हैं. y एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को 0, y लिखते हैं. सेकेंड जो है सेकेंडरी आ जाता, तो उसके बाद हम लोग 10th में आ जाते थे. 10th में हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला सीखे थे? डिस्टेंस फॉर्मूला सीखे थे. कौन सा फॉर्मूला सीखे थे? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखो. लेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला कि नहीं आता है? Yes sir, आता है. ठीक है, तो लिखते जाओ. अभी 10th की हम बातें बिल्कुल नहीं करेंगे. आज एकदम से पूरे मूड में है, बिल्कुल बात नहीं करना है, 5 मिनट में रिवाइज करना है. ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया. डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमने 10th में सीखा था, कौन सा फार्मूला सीखा था? सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला जो हम लोगों ने सीखा था वहाँ पे स्पेशली हम लोग इंटरनल डिवीजन के बारे में सीखे थे. देयर आर 2 टाइप ऑफ डिवीजन. वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल डिवीजन. ओके, ध्यान से सुनना.
तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, प्लीज राइट इट ऑन। तो सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, अभी हम सबकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, देयर इज ए पॉइंट सी जो दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो इसको हम कहते हैं कौन सा डिवीजन कह देते हैं बेटे, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन सच दैट ऐसा है कि AC अपॉन BC जो है वो दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 या m अपॉन n कर लो। शुरुआत में क्या कर लो, शुरुआत ऐसे कर। यहाँ पे हमारे पास गिवन सिचुएशन ये है कि हमारे पास है कि ए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2, दिस पॉइंट इज C, द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x, y। ओके, तो देयरफॉर और कह रहा है कि वन मोर थिंग इज गिवन, AC अपॉन BC जो है वो m अपॉन n के इक्वल है, दिस इज m एंड दिस इज n। ठीक है, तो इसके केस में होता था x इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे mx2 प्लस क्या लिखते थे बेटा, nx1 अपॉन में क्या लिखते थे, m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू लिखते थे हम my2 प्लस क्या लिखते थे, ny1 अपॉन में क्या लिख लेते थे बेटा, m प्लस n। Suppose there is the external division. Division is external. It means what? Either point lies, मतलब either नहीं, point lies outside A and B. A and B के बाहर lie करेगा. This point is x1, y1. This point is x2, y2. There is a point C. C lies on the line segment joining an A and B. इसी line पे है. This point is x, y. Here it is given that AC upon BC is equal to दिया हुआ m upon n. मतलब ये है कि ये हमारा दिया हुआ m, ये हमारा दिया हुआ n। इसके केस में x कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है बेटा mx2 माइनस nx1 अपॉन में होता है m माइनस n, एंड y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है बेटा my2 माइनस क्या होता है ny1 अपॉन में क्या होता है बेटा m माइनस n। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एंड I think it is the one of the easiest way to explain this thing. First of all, you just write it on, and after that we just explain it, where it comes and what you have to do when you have a question. एक क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, सर इतने फॉर्मूला कौन याद रखेगा, है ना, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ऐसे केस में इतने सारा फॉर्मूला कौन याद रखेगा, तो इसी बात को हमें समझना है। ओके बेटा, आवाज आ रही है कि आवाज अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इसको देखने के बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन का नजरिया है। ठीक है, अब इसमें कोशिश करना, अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक यानी AC m है और ये n है, तो ये वाला पोर्शन अगर कोई हमसे पूछे तो हम कह देंगे सर ये m माइनस n है बेटा, बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, तो ये हमारा m माइनस n है, तो B इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो वी कैन राइट x2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m माइनस n इंटू यहाँ पे x वाला है, अब प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा n x1 अपॉन क्या हो गया बेटा m माइनस n प्लस n। ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। ये कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये कौन सा लगा हुआ है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो x2 इज इक्वल टू हो गया बेटा m माइनस n इंटू x, और प्लस क्या हो गया nx1 अपॉन क्या हो गया m, तो क्या हो गया m माइनस n इंटू x, अब प्लस क्या हो गया nx1 इज इक्वल टू क्या हो गया mx2, तो m माइनस n इंटू x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा mx2 माइनस क्या हो गया nx1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा mx2 माइनस nx1 अपॉन में क्या हो गया बेटा m माइनस n। तो यही तो हमने लिखा हुआ था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की। तो एक काम करना कि फॉर्मूला एक ही याद रखना, जो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन करना है अपने अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा था तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरनल में कर दिया। इसका मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता था, अगर आपको याद होगा तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता था हाउ टू फाइंड द रेशियो। क्या सीख के आप रेशियो कैसे फाइंड करा जाता था, कैसे फाइंड करा जाता था, रेशियो इज ऑलवेज टू 1 सर k/1 लेते थे। रेशियो जब हमें फाइंड करना होता तो हम लोग क्या लेते थे, रेशियो को क्या लेते थे k/1, k/1 लेते थे। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते थे, किसका लगाते थे, अगर इंटरनल डिवीजन का मान कहोगे सर मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते थे।
उसके केस में इंटरनल डिवीजन के केस में क्या होता था, अगर k का वैल्यू हमारा अगर पॉजिटिव आता था, k इज ग्रेटर देन 0 आता था, ठीक है, देन डिवीजन इज इंटरनल, हमेशा याद रखना, डिवीजन इज इंटरनल, ठीक है, इंटरनल डिवीजन होता है। लेकिन इस समय कैलकुलेशन करते थे तो कभी कभी k लेस देन 0 आता था, इन दैट केस डिवीजन जो होता था वो क्या होता था बेटा, इंटरनल डिवीजन होता था, सॉरी एक्सटर्नल, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल होता है। अगर हमारे पास अगर k की वैल्यू अगर कुछ क्वेश्चन में k अगर हम कैलकुलेट करें, जनरली रेशियो क्या होता है, नेगेटिव नहीं आता है, रेशियो मस्ट नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर रेशियो नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अगर आपने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया और रेशियो नेगेटिव है तो डिवीजन एक्सटर्नल है, आप फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो, आ रही बात समझ में। और अगर आपने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया और k का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब आप गलत लगा रहे हो, यानी k जो है वो जो पॉइंट है वो इंटरनल पॉइंट होगा। जो फॉर्मूला लगाओगे, हम फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन वाला समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुमने mx2 + nx1 / m + n लगाया और उससे अगर k का वैल्यू अपन नेगेटिव ले आते हैं तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर हमने x की वैल्यू ऐसे लगाया mx2 - nx1 / m - n, अगर इससे k का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना, इसके मतलब डिवीजन इंटरनल, वो जस्ट उसका उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे देखोगे, अगर मान लो पिछले पेज पे मैं चलूँ, इन द लास्ट पेज वी जस्ट ऑब्जर्व हियर, कि अगर मैं पिछले पेज पे चलूँ तो बहुत ही आसानी से तुम चीज़ों को देख सकते हो कि हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला है। देखो यहाँ से अगर मान लो n कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, फर्स्ट वाला दिख रहा है भाई, m कॉमन ले ले तो n कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, m/n x2 प्लस क्या हो जाएगा x1 अपॉन क्या हो जाएगा m/n + 1। यस और नो, यस और नो, यस सर। यस सर। यहाँ पे तुमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m/n क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर -n कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, -m/n x2 प्लस क्या हो जाएगा x1 अपॉन माइनस क्या अपॉन क्या होगा -m/n + 1। यानी आप देखोगे कि ऊपर में m/n है तो दूसरे में क्या है, -m/n है। अगर सेम टाइप का फॉर्मूला लिखना है तो जो मैं कह रहा हूँ उसको भी समझ लो कि क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं n कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो गया, m/n x2 प्लस क्या हो गया x1 अपॉन क्या हो गया बेटा m/n + 1। अगर यही वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ तो यहाँ पे इसको प्लस अगर करता हूँ तो यहाँ पे -m/n यहाँ पे x2 और +1 अपॉन क्या हो गया -m/n + 1 हो गया, ठीक है ना। तो यानी आप देख रहे हो कि अगर मान लो सेम फॉर्मेट में ले जाता हूँ तो एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, और लगभग सेम है, मतलब k वही m/n ही तो तुम निकाल रहे हो ना। तो अगर तुम्हारे पास सेम फॉर्मेट में फॉर्मूला यूज करते हो, अगर इंटरनल का यूज करते हो और k का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल का यूज करते हो, k अगर निगेटिव आ रहा है तो एक्चुअल डिवीजन क्या है बेटा, इंटरनल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, देयर इज नो नीड टू डिस्कस टू मच अबाउट इट, ओके। एंड वन ऑफ द फॉर्मूला यू नो अबाउट दैट कि हम अभी बस फॉर्मूला एक बार तुमसे कलेक्ट कर लें, बस इसमें पढ़ाएंगे यार, ऐसे नहीं है नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे दूसरी बात है कि हमारे पास था, इसके बाद हमने क्या सीखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा था। क्या सीखा था बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था, लिख लो, आता ही होगा, लिख ही लो। हाफ इंटू x1 y2 - y3 इंटू प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता था। और किसी भी ट्रायंगल के एरिया अगर 0 हो जाता था देन वी से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तब क्या कहते थे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमारा 0 के इक्वल हो जाता था देन वी से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सारी बातें हमारे क्लास 10 की है। तो आज का डिस्कशन जो है 10 तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होगा। इसके साथ था कि पहली बात तो हमारा ये हो गया, ये डिस्टेंस फार्मूला हमने सीख लिया, और दूसरी बात हो गया हमने सेक्शन फार्मूला सीख लिया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीख लिया। एंड व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, कैन यू टेल मी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अपन क्या क्या अप्लाई कर सकते थे, वन बाय वन बोलना, जिसको बोलना हैंड रेज कर लेना। मतलब कहाँ कहाँ भाई, एक तो कहोगे कि डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालते थे, है ना, ठीक है।
और डिस्टेंस में क्या श्रेय राणा बता दो क्या कहना चाह रहे डायगोनल कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं हम। बिना हैंड रेज किए ऑडियो नहीं। हाँ बोलो। तो इससे कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। नहीं सुनाई दिया। भी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं सर प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। तो सीधे इतना इतना घुमा के क्यों बोल रहे हो? कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, बस हो गया, इतना ही सफिशिएंट है। तो होता है पहले। अब तो ठीक से बोलो ना यार, सुनाई भी तो देना चाहिए, किसी को सुनाए तो और क्या कर सकते हैं? सब पॉइंट चेक कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंसेस के बीच में पैरेललोग्राम का जैसे बस ऑडियो बंद करो, मेरे पास सीक्वेंस है, किस बच्चे ने कब हाथ उठाया? संस्कार। यस सर, पहला तो सर डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, दूसरा अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो उसमें अगर पॉइंट्स है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दोनों भाई एक ही बात हो गया, नथिंग एनीथिंग एल्स। एक बच्चे ने बोला कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, एक हर्ष ने बोला क्वाड्रिलेटरल वाला पता नहीं क्या बोल रहा था कुछ। इसका मतलब ना आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। डिस्टेंस से, बिकॉज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट, डिस्टेंस से ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट जितने भी होंगे ना उसको हम इससे प्रूव कर सकते हैं। डिस्टेंस के ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट क्या होता है? किसी भी 2 लेंथ का सम अगर तीसरे लेंथ के इक्वल है तो पॉइंट कोलिनियर है। ये तो डिस्टेंस का प्रॉपर्टी है ना, किसी भी 2 लेंथ का सम अगर तीसरे लेंथ के इक्वल हो जाता है, 3 पॉइंट किसी प्लेन में है, किसी भी 2 का सम, लेंथ का सम अगर तीसरे लेंथ के इक्वल हो जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहला कंसेप्ट इसने बता दिया। अगर मान लो इक्वल नहीं होता है, किसी भी 2 लेंथ का सम अगर तीसरे लेंथ के इक्वल नहीं होता, उससे हमेशा ग्रेटर होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में वो ट्रायंगल बना देगा। और ट्रायंगल भी हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से ट्रायंगल भी हम लोग डिसाइड करते थे। अगर एक ट्रायंगल है उसके सारे साइड्स अगर इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है उसके 2 साइड इक्वल है, कोई भी 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है अगर उसके मान लो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब स्केलियन ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस फार्मूला का अगला यूज था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। If the sum of a square of any 2 sides is equal to the square of the third side, then the triangle is right angle triangle. This is about distance formula. तो डिस्टेंस फार्मूला के ट्रायंगल के लिए यूज हो गया और कोलिनियरिटी के लिए यूज हो गया, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। और डिस्टेंस का और हम क्या यूज कर सकते थे? वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज करते थे। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता था? डिस्टेंस का ही केवल यूज करना है। तो हमारे पास देखो पैरेललोग्राम में होता है तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट साइड अगर इक्वल लेंथ का है तो इसका मतलब इट इज अ पैरेललोग्राम। इन जनरल जो हम लोग डेफिनेशन सीखे हुए थे, वो डेफिनेशन क्या सीखे थे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मैं तुमसे कहता हूं कि ज्योमेट्रिकली यू हैव प्रूव्ड अर्लियर कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी उसको कन्ग्रुएंसी से प्रूव करते थे, यू आर टेकिंग वन डायगोनल एंड ब्ला 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 कुछ करते होगे, ठीक है। एस लगा के कह देते थे कि वो ऊपर दोनों आपस में क्या होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल्स, तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो गए। ज्यादा ज्योमेट्री मुझे तुमसे आता, मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा आता है इस मामले में, ठीक है, अभी करके आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे किसी ABCD अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड को हमें इक्वल ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपोजिट साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ओके, तो इससे पैरेललोग्राम हो गया। तो रोम्बस अगर प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तब क्या करेंगे? पहले हैंड रेज करना है फिर बोलना। हाउ टू प्रूव द रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला? यस हर्ष आनंद बोलो। तो उसके डायगोनल एग्जैक्ट मतलब एक डायगोनल का डिस्टेंस फार्मूला से डायगोनल की लेंथ निकाल के अगर वो इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑफकोर्स हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला के ही फार्मूला लगाएंगे, ये तो ऑब्वियस थिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी पैरेललोग्राम एंड वन मोर एडिशनल कंडीशन इज एडेड हियर दैट डायगोनल्स आर। बहुत घुमा के नहीं करना है, टू द पॉइंट रहना है ना बेटा, टू द पॉइंट रहना है कि सर सबसे पहले अगर रेक्टेंगल की अगर आप बात कर रहे हो ना
तो सर सबसे पहली बात आपको ये होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए और डायगोनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर स्क्वायर की बात करते हैं तब क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल तो होने डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को 90 डिग्री पे। वो तो रोम्बस में भी करता है। 90 डिग्री तो में बाइसेक्ट 90 करने डिग्री के एंगल equally होना side चाहिए। करता है। सर ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल है, डायगोनल साइड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। एंगल के बारे में तो बोलेंगे ही नहीं, बोलना ही नहीं है ना। तो मैंने स्टिक कर दिया है कि वी हैव टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला। हम लोगों को क्या यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला। दो लाइंस के बीच के एंगल हमें अभी नहीं निकालना है, ये हम सीखेंगे। आपको क्या आता है नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या यूज करना है, अच्छा तो हमारे पास क्या हो गया कि डायगोनल जो होना चाहिए बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल में भी करता है, रोम्बस में भी करता है और स्क्वायर में भी करता है। अच्छा अब यहाँ पे स्पेशल चीज क्या होता है कि रोम्बस में भी डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर में भी होता है, बिकॉज स्क्वायर इज a स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। Okay, so I think you must know about it, all the things। आपके दिमाग में आ चुका होगा क्या क्या चीज आ गया कि आपके पास पैरेललोग्राम प्रूव करना है, अपोजिट साइड इक्वल करना है, रोम्बस प्रूव करना है, ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना है, और अगर आपको क्या प्रूव करना है बेटा, स्क्वायर प्रूव करना है, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इसके केस में क्या करना है, अपोजिट साइड इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इतनी बातें फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस लिख लोगे, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लोगे। तो हमारा जो है अगले क्लास से इसका थोड़ा सा और बेसिक है, बेसिक वाला स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी आपका ये स्टार्ट नहीं हुआ, आज के बाद टिकटॉक शुरू हुआ है, मतलब अभी थोड़ा सा नॉकिंग करना जरूरी था। तो अभी सोच ले प्रैक्टिस मैच नॉकिंग। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि सर जैसे 24 अक्टूबर को जो AITS होगा उसके अंदर जितना अभी तक पढ़ाया सारा आएगा या फिर? इसके लिए वहाँ पे सिलेबस अपलोड है, गो थ्रू द सिलेबस एंड एट दैट पॉइंट यू थिंक अबाउट। कुछ काम खुद भी कर लो, हमारे ही जिम्मे क्यों छोड़ते सर। जहाँ पे AITS होगा वहाँ पे AITS का सिलेबस भी होगा, और अगर नहीं तुम्हें सिलेबस पता है तो आई ट्विटर पे जाके नीचे देख लेना, सिलेबस है। सर परसों आना था वो डाउट के लिए, कितने बजे आऊँ? 11 बजे। परसों नहीं, सैटरडे संडे में एक सेकंड के लिए मत आना, क्योंकि टीचर फ्री नहीं। तो सैटरडे संडे नहीं आ सकते? सैटरडे संडे एक सेकंड के लिए नहीं, ना तो आपको रूम मिलेगा बैठने को, ना टीचर मिलेंगे। तो ऐसे काम नहीं करना है बेटा, जो चीज़ नहीं विजिबल है उस बात को। सर मंडे पे एग्जाम है इससे बेटा आप डिले कर रहे हो, आप तीसरी बार। मैं बीमार हो गया था तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़े है। ये तो आपको प्रॉब्लम आ गई। बाकी मैं देखता हूँ अगर सैटरडे को कोई समय निकलता, क्योंकि उस दिन इफ पॉसिबल तो ऑनलाइन ही पॉसिबल, ऑफलाइन नहीं पॉसिबल है। क्योंकि बिकॉज देखो आप आओगे आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी, फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे। ठीक है सर, हो जाएगा। एक बार कर देना, मेरे को डाउट भेज देना। अगर मान लो स्पेशली सैटरडे को टाइम मिल जाता है तो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू। ओके, इसमें किसी टीचर को नहीं किया, वो बेचारे सुबह से बिजी रहे सर। सैटरडे संडे काफी हेक्टिक है एक्सेप्ट सैटरडे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।